हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सेंटर ऑफ मास के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? तो अब तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हैं, सेंटर ऑफ मास अलग अलग ऑब्जेक्ट का कहां पर होगा, कैसे होगा, उसका ट्रिक कैसे होगा, उस पर क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इन सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यहां हम लोग अब बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि अब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो उसके कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे अच्छा, ताकि समझ में आए कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं उस बात को यहां लिख लिया जाए कि वी नो डैट। और बात शुरू कहां से हुई थी पहले वो देख लिया जाए कि यहां पर हम लोगों ने जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट स्टार्ट किया था वो एक्चुअली में कुछ ऐसा था कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और ये इसकी वेलोसिटी इसका ये पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। दूसरा मास कोई यहाँ पर है m2 और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। और दोनों मास को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, दोनों मास को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है और ठीक इस दोनों मास के किसी एक बीच में किसी एक पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो ये जो आर सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये पॉइंट क्या है इसका सेंटर ऑफ मास। तो फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था कि सिस्टम सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, तो वो हम लोगों ने निकाला था आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि n पार्टिकल्स है, अगर पार्टिकल्स की संख्या n है तो r सेंटर ऑफ मास हो जाता है, इसी चीज को एक्सटेंड कर देना है कहां तक, तो n तक, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चीजें। ठीक है, अब हमें चूंकि ये अब रेस्ट में नहीं है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये v1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ये मान लेते हैं v2 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जाननी, तो करेंगे क्या, तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसमें एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सिंस v वेक्टर वेलोसिटी निकालने के लिए x को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगी, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ता है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन। तो आइए इसको डिफरेंशिएट किया जाए। तो दोनों तरफ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डी आर सेंटर ऑफ मास dt बराबर हो जाएगा डी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट और अपॉन dt। ठीक है, अब यहां पर ये जो निकलेगा ये आएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1, चूंकि ये पूरा कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 अपॉन ये आ गया डी m1 r1 वेक्टर प्लस अपॉन dt प्लस डी m2 r2 वेक्टर बाई dt प्लस डॉट 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 जाएगा इन तक। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली हमें मिलता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह के डी एम, चूंकि m1 चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो m1 हो जाएगा डी r1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा डी r2 वेक्टर अपॉन dt प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा dr1 बाई dt, जैसे dx अपॉन dt वेलोसिटी है, इस वजह से dr1 वेक्टर बाई dt क्या हो जाएगा, तो ये आएगा
m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा मिला हमें, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डॉट 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 n तक अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 कुछ ऐसा। तो ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मैंने इतना एक एक स्टेप इसलिए बताया क्योंकि एक्सेलरेशन वाला मैं डायरेक्ट लिख सकूं। यहां पर वेलोसिटी से इससे लेकर हम आगे बढ़ते गए। डिफरेंशिएशन का जो नियम है, कांस्टेंट को बाहर निकालना, फिर डिफरेंशिएट करना, उसका जो फॉर्मूला है उसको किस तरह से लिखना, करते करते फाइनल यहां मिले, यहां तक पहुंचे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस दफा हमें, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो इस दफा जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या है, देखिए इस दफा जो हमें फॉर्मूला मिलेगा, तो फिर हम ये कर सकते हैं, लेकिन करना बेवकूफ़ी है, टाइम बचाते हैं। डायरेक्ट इसको लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डायरेक्ट लिख दिया जाए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 n तक, और m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 ये n तक। तो ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हमेशा याद रखिए कि इस दोनों फॉर्मूला में पुट वैल्यूज विथ साइन। इसमें आपको जो वैल्यूज पुट करना है वो किसके साथ डालना है, प्रॉपर साइन के साथ डालना है। ठीक है, प्रॉपर साइन मतलब अगर अपवर्ड जा रहा है और उसको आप प्लस ले रहे हैं, और डाउनवर्ड जा रहा है कोई दूसरा पार्टिकल, उसको आप निगेटिव ले रहे हैं, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, एक के लिए प्लस और एक के लिए माइनस लिखना है। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूला को यहां मैं लिख लेता हूं ताकि जब क्वेश्चन बनाया जाए तो मैं बताऊं कि ये फॉर्मूला यहां यूज हो रहा है। मोशन ऑफ कॉम बोले तो सेंटर ऑफ मास। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मिला हमें m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। दूसरा जो हमें फॉर्मूला मिला है वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये आएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला को हमने यहां लिख लिया है। अब इस पर कैसे क्वेश्चंस करेंगे इसका फटाक से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, नोट्स बनाओ। तो ये दोनों फॉर्मूला डिराइव करने के बाद जो हमने यहां लिख रखा है, ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये हम लोग अब समझने वाले हैं। स्क्रीन तो आपकी स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर 3 क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। इस तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये जो हिस्सा है इतना, ये इस इतने हिस्से में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 उठाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 एकदम हल्का क्वेश्चन है कि इसलिए लिया है क्योंकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और कैसे बनाना है। तो एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन क्या है, देखिए 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg। तो गिवन क्या क्या दे रहा है, तो m1 दे रहा है 2 kg, ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड 4 kg। तो m2 कितना दे रहा है, 4 kg, m2 दे रहा है 4 kg। आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ एक्सेलरेशंस, तो इसका एक्सेलरेशन दे रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन दे रहा है, A2 का एक्सेलरेशन दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपली एकदम आसानी से आप उस पर पुट कर दीजिए। ए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है 2 kg,
ठीक है, 2 into 1। अब एक चीज समझिए, याद कीजिए, यहां जो मैंने लिखा है कि इस दोनों में आपको पुट वैल्यूज विथ साइन, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए, कि उसमें आपको प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या है? अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ये है कि ये अगर मान लेते हैं m1 है और ये मान लेते हैं m2 है, तो m1 इधर जा रहा है और m2 इधर जा रहा है। तो अगर आप m1 वाले का डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हो और m2 वाले का डायरेक्शन निगेटिव मान लेते हो, तो यार डायल पुट कर दो वैल्यूज। तो 2 और a1 इधर +1 प्लस m2 कितना 4 और a2 कितना, तो a2 डालेंगे -2, a2 डालेंगे -2, m1 प्लस m2, m1 कितना है 2, m2 कितना है 4, तो ये कितना आया 2 - 8/6, ठीक है, कितना आया 2 - 8/6, तो ये आ जाएगा -6/6 इंप्लाइज दैट -1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड था, इसलिए फटाक से इसको नोट कीजिए कि ये कैलकुलेशन कैसे किया। उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 जल्दी से ये नोट कीजिए ताकि ये जगह खाली करूं और एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करूं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, एग्जाम्पल 2 सॉल्यूशन के इनिशियली 2 स्टेबल पार्टिकल्स x and y स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल, स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब कि इधर मान लेते हैं कि ये x है और इधर मान लेते हैं y है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि अगर x पर जितना लग रहा है y की वजह से उतना ही फोर्स लग रहा है y पर x की वजह से, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। इफ एट वन टाइम द वेलोसिटीज ऑफ x एंड y आर v एंड 2v, तो किसी टाइम पर मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन x का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है v, और y का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, y का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2v रेस्पेक्टिवली। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर देखें, चूंकि यहां पर फोर्स इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है। तो जब उसकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है तो हम यहां क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले, और फोर्स भी लग रहा है और दोनों का मास भी नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि इसका मास है m1, x का मास क्या है m1, y का मास क्या है m2, x का मास है m1 और y का मास क्या मान लिए m2। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है। लेकिन आसानी से हम a1 और a2 पुट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घूम रहा है, इस वजह से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। वैसे इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसका पहले इसका लॉन्ग ट्रिक देख लेते हैं। m1 नहीं पता, ठीक है, a1 कितना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, फोर्स अपॉन मास है। उसके बाद, ठीक है, फोर्स अपॉन मास है, तो फोर्स अपॉन मास है, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं m1 की जगह डाल दीजिए m1। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, a1 की जगह हम क्या डालेंगे, ठीक है, देखिए a1 की जगह हम क्या डालेंगे, a1 की जगह डालेंगे फोर्स xy अपॉन m1, और सिमिलरली a2 की जगह क्या डालेंगे, तो फोर्स ऑन y ड्यू टू x अपॉन m2। ठीक है, अब यहां वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला होता है और मास हमने मान लिया m1 और m2। ठीक है, तो अब यहां पर m1 a1 की जगह क्या डालेंगे, fxy अपॉन m1 माइनस क्यों, क्योंकि यहां मैंने लिखा है पुट वैल्यूज विथ साइन, तो एक अगर इधर जा रहा है, अगर मैंने इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और इधर वाले डायरेक्शन को निगेटिव माना है, तो हम इजीली इसको डाल सकते हैं। तो इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया,
एक्सेलरेशन हो गया इसका कितना, एफ एक्स वाई प्लस में, क्योंकि हमने इधर वाले को डायरेक्ट, इधर वाले को पॉजिटिव लिया है। दूसरा क्या है, m2, ठीक है, प्लस m2, ठीक है, और यहां पर जो a2 डालेंगे वो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा माइनस एफ वाई एक्स अपॉन m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कुछ कैंसिल होने वाला है। क्या क्या कैंसिल होने वाला है, m1 से m1 डिचिक डिचिक, m2 से m2 डिचिक डिचिक, क्या बच गया, यहां पर बच रहा है एफ एक्स वाई माइनस एफ वाई एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, अपॉन m1 प्लस m2। ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि म्यूचुअली अट्रैक्शन है, म्यूचुअली अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जितना फोर्स उस पर लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर लग रहा है। इस वजह से एफ एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका सही जवाब है, तार फंस गया, इसका सही जवाब है बी नंबर, ठीक है, इसका सही जवाब है बी नंबर। अब आप देखें बी नंबर इसका सही जवाब है। इसका आसान सा ट्रिक, इसका कॉमन सेंस भी क्या कहता है, कॉमन सेंस ये कहता है कि जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल, और दोनों पर म्यूचुअली फोर्स लग रहा है और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि दोनों पर फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहा है। और जब दोनों पर फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहा है तो दोनों एक दूसरे की तरफ जब अप्रोच करेगा तो सेंटर ऑफ मास में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से इसका डायरेक्ट आंसर आप ऐसा सोचकर भी लिख सकते थे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। हालांकि कैलकुलेशन के बेसिस पर आप ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम लोग बनाएंगे अपना एग्जांपल नंबर 3। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 ब्लॉक्स ए एंड बी, यहां दिया हुआ है 2 ब्लॉक्स ए एंड बी, ईच ऑफ इक्वल मासेस एम आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ फिक्स्ड वेज एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। देखिए क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका एफबीडी, एफबीडी बनाइए, ठीक है। एफबीडी ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, यहां एक मास रखा हुआ है, यहां भी एक मास रखा हुआ है, दोनों का इक्वल मासेस है। कह रहा है इक्वल मासेस एम आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ स्मूथ फिक्स सरफेस। तो इस पर जो फोर्सेस लगेगा वो कितना लगेगा, ये थोड़ा उसको ड्रॉ किया जाए। ये पुराना खेल है जो हम लोग खेल चुके हैं। हेलो, पढ़ा रहे हैं, कितने बजे, तो जितना कितने बजे तक खोले हुआ है, ठीक है, देखते हैं कितना बज रहा है अभी, 6:15, 7 बजे तक देखते हैं हम, ठीक है। अभी क्लास ले रहे भाई, घर पे ठीक ठीक। ठीक है, देखिए यहां पर ये 60 30, तो इसका एफबीडी बनाइए। पुराना खेल क्या था, पुराना खेल है, इधर आएगा नॉर्मल, ये इधर mg, इधर आएगा ये भी 60 डिग्री, तो इधर आ गया mg cos 60, इधर आएगा mg sin 60 डिग्री, ठीक है। इसके साथ एफबीडी बनाते हैं। इसका एफबीडी इधर आएगा mg नीचे, इधर आएगा नॉर्मल, ठीक है, इधर आएगा नॉर्मल इसका, और ये इसका इधर आ जाएगा 30 डिग्री, और इधर आएगा 60, तो इधर आएगा mg sin 30 डिग्री, ठीक है। इधर आ रहा है sin 60 और इधर आ रहा है sin 30। अब क्या करना है दोनों को, तो देखिए इधर आ रहा है sin 60, इधर आ रहा है sin 30। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सेंटर ऑफ मास के लिए मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कर सकते हैं,
तो यहां पर एक काम करते हैं कि अगर हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m1 हो जाएगा m a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 की जगह डाल देंगे m, a1 की जगह क्या डालेंगे, मान लीजिए ये a1 है और ये a2 है। ठीक है, तो a1 कितना है mg साइन 60, तो mg, सॉरी m नहीं, चूंकि फोर्स यहां लग रहा है तो mg, लेकिन अगर हम फोर्स की बात नहीं करें तो सिर्फ लिखेंगे g साइन 60। एक्सेलरेशन कितना होगा, ये फोर्स है। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होगा g साइन 60 डिग्री, और इधर हो जाएगा एक्सेलरेशन की बात करें a2, तो a2 बराबर हो जाएगा g साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो g साइन 60 और g साइन 30, तो a1 डाल देंगे g साइन 60 डिग्री प्लस m, और ये हो जाएगा g साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 तो दोनों का मास तो सेम है, तो आ जाएगा m कॉमन लेकर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, g कितना है, g में ही छोड़े अगर तो आ जाएगा, m कॉमन लेकर काट देते हैं तो m, और दोनों में से g भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, इधर आ गया साइन 60 तो √3/2 प्लस इसमें से आ गया साइन 30 तो आ गया 1/2। ठीक है, अपॉन 2m। ठीक है, अपॉन 2m, तो m से m क्या बच गया, g/2, और ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका √3 + 1/2। ठीक है, √3 + 1/2, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो आपने आंसर लिया है, लेकिन कहानी क्या है, पुट वैल्यूज विथ साइन। तो ये तो ऐसे जा रहा है, इसमें साइन कैसे कंसीडर करें, तो उसके लिए एक काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये 60 ये 30, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 90 होगा, ये 60 30 तो ये कितना हो जाएगा 90। तो इसका कुछ ऐसा अगर हम बनाएं, यहाँ है 90, ठीक है, यहाँ है 90, तो इसमें से किसी एक को कोई भी मान सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम x एक्सिस और इसको मान लेते हैं y एक्सिस, तो ये हो जाएगा i कैप और ये हो जाएगा j कैप। तो जो हमने यहाँ वैल्यूज लिखा, तो ये हो गया g साइन 30 i कैप और ये हो गया g साइन 60 j कैप। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आ गया साइन 60 के साथ डालेंगे j कैप, साइन 60 के साथ डालना है j कैप, साइन 30 के साथ डालना है i कैप। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, m m आ गया, तो ये आ गया आपका, ठीक है, यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका m g साइन 60। ठीक है, दोनों में से mg कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में से mg कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा साइन 60 j कैप प्लस साइन 60 j कैप प्लस साइन 30 i कैप, साइन 30 डिग्री i कैप। ठीक है, अपॉन 2m, तो m से m कट गया तो कितना आ गया g/2, g/2 साइन 60 j कैप प्लस साइन 30 i कैप। बात समझ में आ रही, ये निकल कर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो गया। अब लेकिन क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड कह रहा है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √ax² प्लस ay²। ठीक है, तो ax कितना है, ax कितना है, ax मतलब i कैप, i कैप कितना है, i कैप है, ठीक है, i कैप है g/2, ठीक है, g/2 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ay कितना है, तो g/2 इंटू, और साइन 60 कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। तो इसको अब कर दो आप, तो कितना आ जाएगा √g²/4 प्लस ये आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3g, मतलब कि 3g² अपॉन 16। तो ये आ गया आपका
4g² अपॉन 16, 4g² अपॉन आ गया 16, तो 4 से 16 4 टाइम्स में, तो मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा g/2। बात समझ में आ रही है? क्या निकल कर आ जाएगा? g/2। तो ये तीसरे क्वेश्चंस का आंसर था। याद रखिए ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ये वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ये एक्चुअली में वेक्टर फॉर्म है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पर होगा तो डायरेक्ट क्या डाल देंगे? साइन डाल देंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा तो वहां पर हमें आई कैप और जे कैप लेकर ही बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये इसका ओरिजिन ही वेक्टर है और उसको डिफरेंशिएट करते करते यहां तक पहुंचे हैं। तो चूंकि ये पूरा फॉर्मूला वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से, तो हमेशा याद रखिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका कैलकुलेशन जो होगा वो वेक्टर होगा। और लास्ट में रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वही यहां पर लगा देना है, ठीक है। तो फटाक से इसको भी नोट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल 4 क्या कर रहा है कि दो बॉल है ए और बी, दोनों का मास सेम है और दोनों को ऊपर फेंका गया, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ। एक ग्राउंड से इतना की स्पीड से और दूसरा टावर के हाइट से 40 मीटर से अबव द फर्स्ट बॉल विद इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड दिस मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देयर सेंटर ऑफ मास। तो सिंपली हम पहले इसका अगर फिगर तैयार करें तो कुछ ऐसा फिगर होगा ताकि ये पूरा जो क्वेश्चन है उसमें फिट आए और आसानी से समझ में आए। तो ये ग्राउंड है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी? 40 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है? 40 मीटर, ठीक है, और हाइट 40 मीटर, ठीक है। एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा जमीन पर है और एक जमीन से ऊपर फेंकता है, ठीक है, एक साथ। ये फेंका ऊपर, बॉल को ऊपर फेंकता है। कितने की स्पीड से बॉल जा रहा है ऊपर? 1 फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वाला है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो ये बॉल फेंक रहा है ऊपर की तरफ, ये फेंक रहा है कितने की स्पीड से? तो ये फेंक रहा है 50 और 30, ठीक है, ये फेंक रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देयर सेंटर मास। इस दो बॉल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम से जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होगा वो क्या होगा? तो देखिए अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इसमें थोड़ा और फॉर्मूला को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। चूंकि हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, तो जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन था क्या था? v = u + at था, ठीक है। उसके बाद क्या था? s = ut + ½ at²। उसके बाद क्या था? v² = u² + 2, चूंकि वर्टिकल है तो gh कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग काइनेमेटिक्स का पढ़ चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं, तो इसको हम सेंटर ऑफ मास के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? बस करना क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम। एक्स के यहां पर भी cm लगा दीजिए, सब में cm लगा दीजिए, तो ये फॉर्मूला आपका सेट कर जाएगा किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए, t²। ये भी आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, g सेंटर ऑफ मास का, h सेंटर ऑफ मास का। तो ये फॉर्मूला आप यहां यूज करेंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को इसमें इंप्रोवाइज कर देना है। अब हमें गिवन क्या क्या है ये थोड़ा समझते हैं। हमें निकालना है हाइट किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो हाइट निकालने के लिए दो चीजें, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इस दो में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? तो दो में से जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या है? तो उससे पहले एक चीज हम ये निकालते हैं कि एक बॉल जमीन पर है और एक बॉल एक हाइट पर है, तो जरूर इस अवस्था में उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा किसी ना किसी हाइट पर। क्योंकि हाइट सेंटर ऑफ मास, अगर मान लीजिए कि एक जमीन पर है, एक बॉल जमीन पर है और एक बॉल छत पर लेकर खड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास इस दोनों बॉल के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, और वो जो बीच में होगा तो जमीन से उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो जरूरी है कि सबसे पहले हम इस सेंटर ऑफ मास का इनिशियल हाइट निकालें। तो सबसे पहले काम करते हैं, इनिशियल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इनिशियल हाइट
तो इनिशियल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इनिशियल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला पता है हमें, x बराबर, ठीक है, अगर वर्टिकल है वर्टिकल को y भी ले सकते हैं x भी ले सकते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 कितना है, तो दोनों का मास इक्वल है, तो m इंटू y1, तो एक जमीन पर है, तो जमीन पर है तो उसकी हाइट कितनी हो गई, y1 कितनी हो गई 0। दूसरा कहां है m2, तो m2 है, m2 भी m ही है, लेकिन वो कितने ऊपर है, तो वो जमीन से कितने हाइट पर खड़ा है 40 पर, अपॉन m प्लस m। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 इंटू m अपॉन 2m, m से m डिचिक आ गया कितना 20। तो y इनिशियल निकल कर आया कितना 20 मीटर। y इनिशियल कितना निकल कर आ गया सेंटर ऑफ मास का, मतलब कि अभी फेंकने से पहले सेंटर ऑफ मास जमीन से कितने हाइट पर है 20 मीटर ऊपर है, ठीक है, फेंकने से पहले जमीन से कितना ऊपर है 20 मीटर। अब हम लोग निकालते हैं क्या, तो एक्सेलरेशन। अब देखिए चूंकि सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास कुछ यहां लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास, तो इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो निगेटिव लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं। तो g कितना हो गया माइनस, तो एक्सेलरेशन तो मालूम चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा -g, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये मास -g होगा, और आपको पता है कि ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम ऊपर जाने के बाद रेस्ट में आ जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन तो हमें मालूम चल गया, इसका इनिशियल मालूम चल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो जब ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद ये रुकेगा और फिर नीचे आएगा, तो जब ये पूरा ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 0। और फाइनल वेलोसिटी जब इसकी 0 हो जाएगी, v स्क्वायर बराबर होता है, जब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, u हमें मालूम है, तो 2g हम निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले u इनिशियल वेलोसिटी इसकी निकालें, तो इनिशियल वेलोसिटी ucm निकालेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, वेक्टर है, याद रखिए ये वेक्टर है m1 प्लस m2। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम नीचे वाले का साइन लेते हैं निगेटिव, तो ऊपर वाले का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। नीचे वाले का साइन निगेटिव, ऊपर वाले का साइन पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 है, m u1 कितने की स्पीड से फेंका गया है, 50 की स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, तो 50, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा m इंटू नीचे फेंका गया कितने, सॉरी ये भी ऊपर ही फेंका गया है, दोनों ही ऊपर फेंका गया है, तो एक 50 से फेंका गया और एक 30 से फेंका गया, और दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड है और अपवर्ड वाले को पॉजिटिव लिए, तो कितना हो जाएगा 30 m प्लस m। तो ये आ गया 50m 30m 80m अपॉन 2m, ठीक है, 80m अपॉन 2m। तो m से m डिचिक कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ प्लस में। अब इस फॉर्मूला पर आप सेट कर दो, इस पर सेट करते हैं, क्योंकि v सेंटर ऑफ मास कितना होगा 0, क्यों, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट पर इतना होगा। अब जब इतना होगा तो इसमें पुट कर दो वैल्यू डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना आएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2g माइनस निगेटिव होगा h सेंटर ऑफ मास। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना आएगा 40 कितना आ गया 40 1600 बराबर माइनस 1600 बराबर ये आ गया -2 इंटू 10 इंटू h सेंटर ऑफ मास। तो माइनस से माइनस 0 से 0 2 से कितना आ गया ये 80। तो h सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, h सेंटर ऑफ मास आ गया 80 मीटर, मतलब कितना ऊपर जाएगा वो 80 मीटर ऊपर जाएगा। और जमीन से पहले कितना ऊपर था, तो जमीन से पहले 20 मीटर ऊपर था, अब कितना गया है 20 मीटर कहाँ निकाले थे, यहाँ निकाले थे 20 मीटर। अब फेंके तो कितना ऊपर गया 80, तो जमीन से टोटल कितना गया वो 100 मीटर, जमीन से टोटल कितना ऊपर गया है 100 मीटर।
बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने 3 और फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया सेंटर ऑफ मास के लिए, और किस तरह से उसको लगाना है ये आप समझ रहे हैं। इस पर क्वेश्चन और कैसे घूम सकता था, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक ऊपर फेंक रहा है और दूसरा नीचे फेंक रहा है, तब आपसे पूछा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह का क्वेश्चन आप इस पर कर सकते हैं। कैसे करना है, एक क्वेश्चन से मैंने आपको तरीका बता दिया। इस पर क्वेश्चन घूम भी सकता है, ये ऊपर फेंक रहा है, ये नीचे फेंके, तब क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को एक जगह चढ़ा दीजिए, दोनों को एक हाइट पर चढ़ा दीजिए और दोनों ही नीचे फेंके, तब क्या होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जवाब आया है ये जमीन से जवाब आया है, ठीक है, क्योंकि 20 ऑलरेडी था और यहां से फिर 80 गया, तो जमीन से वो 20 ऐड कर देंगे, तो जमीन से 100 मीटर है और अपने प्रीवियस पॉइंट से कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।